मेरा नाम राजीव है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था और मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे माँ बाप को मेरी शादी का बड़ा ही अरमान था। अभी सिर्फ 24 साल का हो पाया था कि वो मेरी शादी कर देना चाहते थे। मेरी जॉब लगी सिर्फ 6 महीने हुए थे कि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था। खैर, मैं भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि अगर उन्हें मेरी शादी करके खुशी मिलती है तो वह खुशी से मेरी शादी कर दे, और मैंने उन्हें अपना फ़ैसला भी सौंप रखा था कि आपको जो ठीक लगे वो करें। मेरे माँ बाप ज़ोर शोर से मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहे थे कि रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। पापा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन अगले दिन तक वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरे ऊपर तो क़यामत ही आ गई थी। मुझे अपना कुछ होश नहीं था। हंसता खेलता परिवार मेरा बिखर गया था। लेकिन पापा ने मरने से पहले मुझे एक बात कही थी कि हम जिस शादी से वापस आ रहे थे और शादी में उन्हें पता चला कि उनके बचपन का सबसे प्यारा दोस्त और उनकी पत्नी एक हादसे में मर गए थे। उनकी एक बेटी थी जो अपने चाचा और चाची के साथ रहती है। पापा के दोस्त की बेटी भी शादी में आई थी और पापा को वो लड़की मेरे लिए पसंद आ गई थी। पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस बच्ची को सहारा देना, उससे शादी कर लेना। कोयल के पापा की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं नहीं चाहता मेरे सबसे प्यारे दोस्त की बेटी यूँ अनाथ रहे। तुम मुझसे शादी कर लेना और उसे ज़िंदगी में सारी खुशियाँ देना। मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं आपकी दोस्त की बेटी कोयल को ज़रूर शादी करूँगा। खैर, मम्मी पापा को गए 2 महीने हो गए थे। पापा ने मुझे एड्रेस दे दिया था और मैं अपना रिश्ता लेकर कोयल के घर पहुँच गया था और मैंने कोयल के चाचा को सारी बात बता दी। मम्मी पापा का सुनकर वह बहुत उदास हुए थे। कहने लगे, मनोज भाई ने हमसे बात की थी शादी के लिए। कोयल अपने चाचा के साथ रहती थी। सादगी से मेरी शादी कोयल से हो गई। कोयल काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद थी। कोयल को मैं दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। कोयल के प्यार भरे व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया था। मम्मी पापा के फैसले पर मैं बहुत खुश था। हालांकि कोयल से मेरी अरेंज मैरिज थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी मोहब्बत में डूबता चला गया था। हम बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी से, लेकिन असल प्रॉब्लम उस समय हुई जब 3 महीने बाद ही कोयल उम्मीद से हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी थी क्योंकि वह बहुत कमज़ोर थी। मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं था जो उसकी देखभाल करता और घर भी संभाल सकता। मजबूरन मुझे यह बात कोयल की चाची के सामने रखनी पड़ी कि मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं है जो कोयल की और घर की देखभाल कर सके। मेरी बात सुनकर कोयल की चाची भी सोच में पड़ गई थी। कोयल की एक ही चचेरी बहन थी जिसकी उम्र इस समय 19 साल थी। कोयल की चाची ने कहा, तुम ऐसा करो कि संध्या को अपने साथ ले जाओ। मैंने संध्या की तरफ देखा। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ज़्यादा ही मासूम सी लगती थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी उसके मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया करता था। जब वहाँ गया तो एकदम से शर्मा गई और ड्राइंग रूम से बाहर भाग गई। मुझे उसकी यह हरकत बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन खैर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। वो ड्राइंग रूम के बाहरी दरवाजे पर खड़ी मेरा और अपनी माँ की बातें सुन रही थी और मुझे देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी या फिर शर्मा रही थी। मैं कह नहीं सकता अगर शर्मा रही थी तो इतना क्या शर्मा रही थी। कोयल की चाची ने उसको बोला कि संध्या, अपने कपड़े बैग में डाल लो और कोयल के घर चली जाओ। कोयल को इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। वह हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद ही अपने हाथ में एक बैग लेकर बाहर आई थी। मैं बाइक से अपने ससुराल आया था। मैंने संध्या को बाइक पर बैठने के लिए कहा। उसका बैग मैंने आगे रख लिया था। वह बाइक पर बैठ गई तो मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक के पीछे स्टैंड भी लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बाइक चलानी शुरू की, लेकिन अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रख लिया और धीरे धीरे मेरे करीब होने लगी, यहाँ तक कि उसने मुझे कमर से कसकर पकड़ लिया था। बाइक चलाते हुए मुझे बड़ी ज़ोर का झटका लगा था। वह तो भगवान की कृपा हुई कि मैं मेन रोड पर नहीं था, वरना तो शायद ऐसी अचानक होने वाली हरकत से कहीं एक्सीडेंट ही ना हो जाता। मैं मोटरसाइकिल साइड में रोकी और कहा, संध्या, यह तुम क्या कर रही हो? पीछे हटकर बैठो। मेरी बात सुनकर वह एकदम से घबरा गई। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। कहने लगी, मुझे तेज़ स्पीड में चलती हुई बाइक पर बहुत डर लगता है और आप इतनी तेज़ इस बाइक चला रहे थे, इसलिए मैंने आपको कसकर पकड़ लिया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाइक धीरे चलाऊंगा और अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो मेरे कंधों को पकड़ लेना। मुझे इस तरह कसकर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आज तक मुझे किसी ने यूँ इतने करीब से पकड़ा है। मेरी बात सुनकर वह पीछे होकर बैठ गई थी। मैं उसे घर ले आया। कोयल उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। अब सारे काम कोयल ने
संध्या के सर डाल दिए थे। नाश्ता तक वह कोयल को कमरे में ला कर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े हो, जूते हो या कोई भी काम हो, सारे काम संध्या ही करने लगी थी। एक बार मैं अपने कमरे में अटैच बाथरूम में नहा रहा था। कोयल कमरे में ही थी, लेकिन मैंने कोयल को आवाज़ लगाई तो मुझे आवाज़ नहीं आई थी। मैंने ज़रा सा गेट खोलकर देखा तो कोयल कमरे में कहीं नहीं थी। हमारे कमरे से लगी एक बालकनी थी। अगर उसका दिल घबराता था तो वह बालकनी में चली जाया करती थी। शायद वह बालकनी में चली गई थी। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई कि कोयल तुम कहाँ हो, मुझे तौलिया दे दो, मैं भूल गया हूँ। कुछ ही देर बाद एक हाथ आगे आया था। मैंने उसके हाथ से तौलिया लिया। मैंने कहा कोयल कहाँ चली गई थी, मैं कितनी देर से तुमसे तौलिया मांग रहा था। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने संध्या को देखकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया था। वह शायद कपड़े रखने आई थी, लेकिन वापस जाने की बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर कोयल की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर वो भी घबरा गई थी। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज़ है या नहीं। वह एकदम से घबरा गई और कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मैंने गुस्से से कहा निकलो मेरे कमरे से बाहर, अजीब बेवकूफ़ लड़की हो। मेरे डांट पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते वह कमरे से बाहर चली गई। मैं गुस्से की हालात में जल्दी जल्दी तैयार हुआ। कमरे से बाहर आया तो वह कोयल के साथ बैठी रो रही थी। कहने लगी दीदी मुझे घर वापस भिजवा दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखिए ना राजीव जीजू मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। मैं तो बस आपका मेकअप का सामान देख रही थी, लेकिन इतनी सी बात पर ही राजीव जीजू ने मुझे डांट दिया। कोयल मुझे घूरने लगी। कहने लगी राजीव आप भी कमाल करते हैं, आप यह मेरी बहन है, कोई गैर लड़की तो नहीं है। तुमने उसे डांट दिया। सारे घर के काम उस नन्ही सी जान पर आ पड़े हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो मैंने कभी इसको किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये तो मेरी मजबूरी की वजह से और मेरी मोहब्बत में यहाँ आ गई है और घर का सारा काम भी करती है। तुम इसके साथ प्यार से पेश आया करो। मैंने कोयल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफ़ी पर हैरत से उसे देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि मैं किस मौके पर उसकी बहन को कहा होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया था। मैं यह भी समझ गया था कि जब मैं वॉशरूम में था मैंने टॉवेल मांगा था तो मुझे संध्या ने दिया था, कोयल ने नहीं दिया था। अजीब लड़की थी वह। चाहती तो कोयल को आवाज़ लगाकर बुला देती और कोयल मुझे टॉवेल दे देती, लेकिन उसने खुद ही मुझे टॉवेल दे दिया। अगर भगवान न करे मैं मेरे दिमाग में कोई शरारत आ जाती है और मैं कोयल समझकर उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता तो क्या होता। मुझे अब संध्या से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतों से बड़ी ही अजीब थी। एक बार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी ही घर आ गया। घर बिल्कुल सुनसान सा पड़ा था। मेन गेट की चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं गेट खोलकर अंदर आ गया था। मुझे लगा कि दोनों बहनें अपने अपने कमरों में आराम कर रही हैं, क्योंकि संध्या के कमरे का दरवाज़ा भी बंद था और मैं सीधा अपने कमरे में आया तो कोयल मुंह में चादर ओढ़कर सो रही थी। जब से कोयल उम्मीद से हुई थी मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल शरारत करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया, ऑफिस का बैग एक तरफ रखा और बेड पर कोयल के साथ लेट गया। कम से कम 1.5 महीने से मैं उसके करीब नहीं गया था, इसलिए सोचा आज उसे सोए हुए अपनी बाहों में भरकर उसे खूब सारा प्यार करूँगा। इतने दिनों की दूरी ने मेरे जज्बात को ज़्यादा ही भड़का दिए थे। मैं लैम्प भी बंद कर दिया और उसकी चादर हटाकर उसके बिल्कुल करीब होकर लेट गया। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में समेटा तो शायद वह जाग गई थी। कहने लगी ये आप। इससे आगे वह कुछ कहती ही मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे कोई भी बात कहने से रोक दिया। मैंने कहा बस चुप हो जाओ, बहुत तड़पा लिया तुमने। मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो। इससे पहले कि मैं उसके और करीब होता या कोई और शरारत कर जाता, मेन गेट की बेल बजी थी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया और टेबल लैंप ऑन कर दिया, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि कोयल की जगह संध्या लेटी हुई थी, जो इस समय बहुत ज़्यादा बदहवास थी। उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा शर्म की वजह से गुलाबी हो रहा था। बड़ी बड़ी नुकीली पलकें शर्म की वजह से झुकी हुई थी। जल्दी से उसने अपना दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल दिया और कमरे से बाहर भाग गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था कि चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मैं उससे डूब मरता। कुछ देर बाद कोयल बहुत शान से कमरे में आई थी। उसने हाथ में एक थैली पकड़ी हुई थी, जैसे कहीं बाहर से आ रही हो। आकर बेड पर बैठ गई। कहने लगी आप ऑफिस से आ गए। मैंने कहा मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ गई थी। कहने लगी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ऑटो लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। पहली पहली बार है, इसलिए मुझे डर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कुछ दवाइयाँ दे दी है, खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, लेकिन वो मुझे दिन ब दिन कमज़ोर लगती जा रही थी। मैंने कहा अपना ध्यान रखो, कितना कमज़ोर होती जा रही हो। मेरी बात पर कोयल मुझे प्यार से निहारने लगी और मेरी गोद में सर टिका दिया।
धीरे धीरे मैं उसको सर को सहलाता रहा। शायद उसे अच्छा लगने लगा था और उसे नींद भी आने लगी थी। थोड़ी देर में वह नींद की गहरी वादियों में चली गई थी। मैंने उसे अपनी गोद में बेड पर लेटा दिया। अब मुझे संध्या की भी चिंता सता रही थी कि कहीं वो अपनी बहन को कुछ बता न दे। मैं कमरे से बाहर आ गया। संध्या किचन में सब्जी बना रही थी। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, संध्या देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें कसूर सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था, तुम्हारा भी कसूर था। तुम्हें अगर आराम ही करना था तो तुम अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में लेटने की क्या ज़रूरत थी। मैं नहीं चाहता कि कोयल तक यह बात पहुँचे, इसलिए तुम यह बात कोयल को मत बताना। जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक हादसा था। मेरी बात सुनकर संध्या कहने लगी कि दीदी ने ही मुझसे कहा था कि मेरे कमरे में लेट जाओ, क्योंकि मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। उसकी मजबूरी को मैंने समझते हुए कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब यह बात अपनी दीदी को मत बताना, वरना बेकार में रिश्तों में खराबी आ जाएगी। मेरी बात वो फौरन ही मान गई थी। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि इस लड़की को जल्दी समझ आ गई। फिर समय तेजी से गुजरने लगा था, लेकिन धीरे धीरे कोयल कमज़ोर होती जा रही थी। मैं उसका बहुत ध्यान भी रखता था। इधर संध्या से मेरी काफ़ी हद तक का बातचीत होने लगी थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन उधर कोयल की हालात मुझे ठीक नहीं लगती थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा था, उसका सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा था। उसमें शायद खून की कमी थी। आए दिन मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता। उसकी रंगत पीली सी होने लगी थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। 9 महीने होते होते उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे उसके लिए व्हील चेयर लाना पड़ा था, क्योंकि वह चल फिर भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, इसलिए मैं और संध्या उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई थी। 2 घंटे बाद ही लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई थी। उसने अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। अपने बच्चे को देखकर मैं खुश हो गया। कोयल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मैंने उसको गोद में भरकर प्यार कर लिया, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर राजीव, आपकी वाइफ की हालात बहुत ख़राब है। यह सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने कहा, उसे क्या हुआ है? वो कहने लगी कि वह सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उनके पास बस कुछ ही देर बची है, प्लीज़ जाकर उनसे मिल लें। यह सुनना था कि मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। मैंने कहा, डॉक्टर आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी कोयल को। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अपना बेटा संध्या के हाथ में दिया और मैं जल्दी से कोयल के कमरे की तरफ भागा था। कोयल खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके तकिए को भिगो रहे थे। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। उसके दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन वह बहुत उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। टूटे फूटे शब्दों में बोलने लगी। कहने लगी, आप कुछ भी कर लें, मुझे पता चल चुका है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। फिर कहने लगी, राजीव, मेरे बच्चे पर सौतेली माँ लेकर मत आना। ऐसा करो, संध्या से शादी कर लो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। अचानक आने वाली इस आफत के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथ को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों में आंसू साफ किए मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों करती हो कोयल? कुछ नहीं होगा तुम्हें। भगवान के लिए कोयल, ऐसी बातें मत करो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन कोयल की सांस और बुरी तरह उखड़ने लगी थी। मैंने जल्दी से डॉक्टर बुलाया। चीख चीख कर मैंने पूरा स्टाफ जमा कर लिया था, लेकिन कोयल मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। बस मुझे ही देखे जा रही थी, जैसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। मुझे आंखों में समा लेना चाहती थी। मेरे आंसू बहने लगे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं उन मर्दों में से था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही अपनी सारी मोहब्बत और वफा रखते हैं। कोयल से भी मैं सच्ची मोहब्बत करता था। मेरा दिल उसके दिल के साथ जुड़ चुका था। आज तक मुझे कभी कोयल की तरफ से कोई दुख या परेशानी नहीं हुई थी। उसने हमेशा मेरा ध्यान रखा था। वो मेरे दिल में अपनी बहुत ऊंची जगह बना चुकी थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे भी तो कोयल से उतनी ही मोहब्बत थी। मैंने भी कभी कोयल के अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन वह मुझसे विनती करके जा चुकी थी। उसके मुद्दा शरीर को देखकर और उसकी खुली आंखों को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से भी जान खींच गई हो। मैं उसे उठाने लगा, चीखने लगा। मैंने कहा, कोयल तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने पूरी ज़िंदगी साथ गुजारने हैं, अपने बच्चे की परवरिश करनी है। लेकिन वो नहीं उठी। वह जा चुकी थी। डॉक्टर मुझे समझाने लगे कि जो होना था वह हो चुका है, आप हौसला रखें। अभी तक संध्या इस बात से अनजान थी कि कोयल हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो कहने लगी, जीजू दीदी को क्या हुआ? यह सारे डॉक्टर कमरे के अंदर क्यों भाग रहे थे? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को उसके हाथ से लिया। मैंने कहा, वह हमें छोड़कर जा चुकी है।
अब कभी लौट कर नहीं आएगी। यह सुनना था कि वो भी चीख मार कर रो पड़ी थी। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं, दीदी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कोयल की चाची को फ़ोन किया, वह भी आ गई थी। एक कयामत थी जो हम पर टूट पड़ी थी। मेरा बच्चा संध्या के पास था, वह भी रोए जा रहा था। संध्या चाची कहने लगी, अब हम ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते और बच्चा अभी छोटा है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। ऐसा करते हम बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और उन्हें बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी। सब लोग जा चुके थे, मैं घर में अकेला रह गया था। अब मैं था या फिर कोयल की यादें थी। मुझे लगता कि जैसे वो अभी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकलेगी और कहेगी, राजीव आप क्यों उदास बैठे हैं, मैं तो यहीं हूँ आपके पास। 1 महीना गुजर चुका था, मैंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। रोज़ाना कुछ देर के लिए ही सही मैं अपनी ससुराल जाता था, अपने बच्चे के साथ कुछ समय गुजारता था और फिर वापस आ जाता। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए थे। मेरे करीबी मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं इन दिनों बागी तौर पर इस बात के लिए तैयार न था। लेकिन होश तो मेरी उस समय उड़े जब मेरी सास ने मुझे कहा कि संध्या का रिश्ता आया है, इसलिए तुम अपने बारे में सीरियसली कुछ सोचो, क्योंकि संध्या का आने वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घर से आया है। संध्या की माँ का इरादा था कि उसकी शादी कर दें। मुझे कहने लगी, देखो राजीव, रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं और वह लोग बहुत जिद कर रहे हैं, वरना मैं शायद 1-2 साल का समय और ले लेती। तब तक आदिल भी कुछ बड़ा हो जाता और तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा फैसला कर लेते। लेकिन उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए कुछ महीनों में ही तुम अपनी दूसरी शादी का सोचो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं आगे संभाल सकूं, वरना कभी भी कोयल की औलाद को सौतेली माँ के हवाले ना करती। भगवान साक्षी है कि मैंने कोयल और संध्या में कभी अंतर नहीं किया। दोनों को हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरह पाला था। मैं गुमसुम बैठा हुआ था। किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मेरा बच्चा, उसका क्या होता? वह कोयल की आखिरी निशानी था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गैर औरत आए और उसके साथ सौतेला व्यवहार करे। और फिर एकदम ही मैंने फैसला कर लिया और मैंने संध्या की माँ से कहा कि आप संध्या के रिश्ते से इनकार कर दें। यह सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा था। कहने लगी, ठीक है, तुम इस वक्त परेशान हो और आदिल भी अभी छोटा है, लेकिन संध्या के लिए इतनी खुदगर्जी मत दिखाओ। तुम सिर्फ आदिल की खातिर यह चाहते हो कि मैं संध्या को शादी ना करूं। अभी उसके अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कल को उसका उम्र भी ज़्यादा हो जाएगा, रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन मेरी सास आगे कुछ और कहती। मैंने कहा, आप मेरी शादी संध्या से कर दे। आप तो जानती हैं मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मैं आदिल के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। संध्या उसकी मौसी है और अब तक माँ बनकर ही उसे संभाल रही है। जैसी परवरिश वह कर सकती है, कोई भी दूसरी औरत नहीं करेगी। मेरे घर में संध्या को कोई दुख नहीं होगा। मेरी बात सुनकर संध्या की माँ खामोश हो गई थी। कहने लगी, मैं संध्या के पापा से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है और हम तो दबे शब्दों में हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ संध्या से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह कोयल की भी आखिरी इच्छा थी। मरने से पहले उसने मेरा हाथ थामा, मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चे पर सौतेला माँ नहीं लूँगा और संध्या से शादी कर लूँगा। इसलिए मैं संध्या के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर संध्या की माँ बिल्कुल चुप हो गई थी। अगले 2 दिन बाद जब मैं गया तो संध्या की माँ और पापा दोनों ही मेरे सामने बैठे थे। कहने लगे कि अगर कोयल की यही इच्छा थी तो हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह शादी सादगी से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर संध्या की माँ के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन संध्या की तो पहली है। मेरा सपना है कि मैं संध्या की शादी धूमधाम से करूँगी। आखिर संध्या मेरी इकलौती औलाद है। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया था। उन्हें सिर्फ संध्या और उसकी खुशियाँ नज़र आ रही थी। उन्हें यह नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी एक बेटी इस दुनिया से जा चुकी है। शायद उनके दिल में कोयल के लिए कोई जज्बात थे ही नहीं, तभी वह ऐसा कह रही थी। फिर हमारी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं हुई थी, लेकिन सादगी से भी नहीं हुई थी। नॉर्मल था। दुल्हन के जोड़े में संध्या बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए वह कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। मैंने तो उसे नज़र भरकर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई थी। आदिल उस वक्त रोए जा रहा था। संध्या कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर आदिल को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से आदिल सोया था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा तो मुझे संध्या की आवाज़ सुनाई दी। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और जो बात वह कह रही थी, मेरा दिल सीने में रुक सा गया था। वह कह रही थी कि मुझे शुरू से ही राजीव पसंद था। शायद वह अपनी दोस्त से बात कर रही थी। कहने लगी, मुझे राजीव की पर्सनालिटी शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी शादी जिससे भी हो वह राजीव जैसा ही हो, ऐसी ही शक्ल सूरत का हो, ऐसी ही मिजाज का हो। और देखो, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे भगवान ने राजीव को ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। उसने अपनी दुआओं में यह क्या मांग लिया था कि उसकी दुआओं ने मेरी दुनिया ही मुझसे छीन ली थी।
वह मुझे पहले से पसंद करती थी और यह बात सोचकर ही मुझे आग सी लग गई थी। कैसे खुदगर्ज लड़की थी, सिर्फ अपने बारे में सोचा था। उसने अपनी दुआओं में मेरी कोयल को मुझसे छीन लिया था। मैं बड़े गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मेरे पास आई। मेरी गोद से आदिल को पकड़कर बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में संध्या बेहद खुश लग रही थी। जाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी। इसलिए मैं सोच चुका था कि उसे छोड़ूंगा नहीं। आदिल सो चुका था। वह बेड पर बैठ गई। शायद इंतज़ार में थी कि मैं उसके पास बैठूंगा, उसकी तारीफ़ करूंगा, उसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा दूंगा और उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊँगा। लेकिन मैंने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? खड़े हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनकर वह फ़ौरन खड़ी हो गई। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम, मुझे इस तरह सजी सवरी। जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। मेरी इस तरह की बात सुनकर वह हक्का बक्का से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, हिंदी समझ नहीं आती तुम्हें? कह रहा हूँ जाओ यहाँ से, अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे की माँ की हैसियत से आई हो। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मजबूरन शादी की है मैंने तुमसे। मोहब्बत तो मुझे सिर्फ कोयल से थी और उसी से रहेगी, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत लगाना। हाँ, इसके अलावा तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बस मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे पर जाकर मैंने कहा कि तुम आज की रात यहाँ सो जाओ, लेकिन कल से तुम आदिल को लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। मेरे कमरे में रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया था। मुझे संध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे खुदगर्ज बहन थी। बहन के सुहाग पर ही नज़रें जमाए बैठी थी। मुझे अब उसकी सारी पुरानी हरकतें याद आने लगी थी। यानी वह जो कुछ भी कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर वह मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर लेटी थी और चादर भी उसने सतर्क टांग रखी थी, जिससे कि मैं उसे पहचान न पाऊँ। मोटरसाइकिल पर भी वह मुझसे चिपक कर जानबूझकर बैठी थी। यह सारी बातें याद करके मेरा खून खौल उठा था। मैं सोच चुका था कि मैं इस लड़की को ऐसा मज़ा सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। ना जाने उसने भगवान से कैसे प्रार्थना की थी कि मेरी कोयल को मुझसे छीन लिया। अपनी बहन के ही मरने की दुआएं मांग रही थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना संध्या के बारे में सोच रहा था, उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे बच्चे की मजबूरी न होती तो मैं शायद कभी भी उसे न अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें बुरी तरह से लाल और सूजी हुई थी। शायद वो रात भर रोती हुई थी। यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। वह नाश्ता टेबल पर लगा रही थी, साथ ही साथ आदिल को भी दूध पिला रही थी। मैंने चुपचाप नाश्ता किया और अपने ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आता तो वह तैयार होकर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर पर आया, कहने लगी, क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं? लेकिन किस बात पर? मैंने क्या किया है? अगर आपके दिल में मेरे लिए इतनी ही नफ़रत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? और सिर्फ बच्चे के लिए शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देते, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ठीक से कर सकती। यह सुनकर मैंने उसे गुस्से से झिंझोड़ कर रख दिया था। मैंने अपनी कहर भरी नज़रें उसकी आंखों में जमाते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपने मतलब की खातिर तुम अपनी बहन को मरवा सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ, जो शादी की पहली रात तुम अपनी दोस्त से कह रही थी। मुझे अगर मालूम होता कि कोयल तुम्हारी गलत दुआओं की वजह से मर गई है तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। मेरी मजबूरी सिर्फ मेरा बच्चा आदिल है, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी छीन ली। तुम्हें मैं शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसी गंदी नज़र रखते हुए? मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं, यह सरासर आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। वह अब चुप चुप रहने लगी थी, सादगी सी कपड़े पहने रहती, मुझसे बात भी नहीं करती थी, मेरे सारे काम कर दिया करती थी। समय यूं ही गुजरने लगा था और आदिल 2 साल का हो चुका था। मैंने उसे प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक दिन मैं उसे लेकर शॉपिंग के लिए गया था, क्योंकि मुझे आदिल के कुछ कपड़े ख़रीदने थे। शॉपिंग मॉल में संध्या की एक दोस्त मिल गई और वो उसके पास आ गई। कहने लगी, तुम कहाँ गायब हो गई? ना फ़ोन पर बात करती हो और ना ही कभी मिलने आती हो। मैंने उन दोनों को बातें करते देखा तो बाहर निकल आया कि उन दोनों के बीच में मेरा क्या काम। मैं दूसरी शॉप पर जाकर आदिल के लिए कपड़े देखने लगा। कुछ देर बाद मैं उसी जगह वापस आया तो वह दोनों अभी भी बातें कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं कुछ और करीब हुआ मुझे उनकी बातें साफ सुनाई देने लगी थी और जो कुछ भी मैंने सुना था मेरे होश उड़ गए थे। संध्या की सहेली कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने तुम्हारी खातिर शादी नहीं की है। तुमने उसे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। रिश्ता तय हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर और अपनी बहन के बच्चे की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला इस ज़िंदगी से? अपने आप को देखा है तुमने? लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो। 2 साल गुजर गए हैं, अपना चेहरा देखो कैसे मुरझा कर।
पीला पड़ गया है। यह कैसी उजाड़ ज़िंदगी गुजार रही हो। मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी और वादे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपनी बहन के बच्चे की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फ़ोन पर मेरे भाई से कहा था, उसे अब भी तुम्हारी उन बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उसने अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। तुमने झूठ बोला था उसे और तुम्हारे झूठ पर उसे विश्वास नहीं था। संध्या कहने लगी, मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन से ही उसने मेरे साथ बहुत ही प्यार वाला व्यवहार रखा था। बिल्कुल मुझे छोटी बहन की तरह पालती थी। कभी मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मेरी हर जिद पूरी करती थी। मेरी वजह से मेरी माँ से डांट भी खा लिया करती थी, लेकिन मुझे कभी डांट भी नहीं पड़ने देती थी। जब इतनी प्यारी और मोहब्बत करने वाली बहन थी मेरी, तो मैं कैसे उसके बच्चे को सौतेली माँ के हवाले कर देती। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं अब सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी, संध्या उस लड़के से कह रही थी ताकि वह पीछे हट जाए, और मैं उसे गलत समझ गया था और फिर मैंने सच जानने की भी कोशिश नहीं की। पिछले 2 साल से उसे सज़ा दे रहा था। मैं संध्या के पास आया। संध्या की दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर चली गई थी। आदिल की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। मैंने संध्या का हाथ पकड़ा और एक चूड़ियों के स्टॉल तक ले गया। मैंने लाल रंग की चूड़ियाँ निकलवाई। वह मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उसके हाथ को थाम कर खुद ही उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई थी। वह हैरत से मुझे देख रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने उसे खूबसूरत सा गाउन लेकर दिया। घर जाकर मैंने उसे कहा कि रात को यह पहनकर तैयार हो जाना। बहुत सह ली थी उसने तन्हाई। अब मैं उसे उसके हिस्से का हक देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। उसने कभी कुछ नहीं कहा था, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो आदिल सो रहा था। वह खामोशी से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने की कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो संध्या, मैं गलत था। मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वह सिसक कर रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई ऐसे जज्बात नहीं थे और शायद अभी भी नहीं है। बेहतर है आप मुझे आदिल की माँ ही समझे। वह रोते हुए कह रही थी। यह कहकर वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह नाराज़ होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अकेले खुद से लड़ते लड़ते तुम्हारे साथ झगड़ा करते करते थक चुका हूँ। बस ये आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। वह मेरे साथ लगी रोई जा रही थी। मैंने उसे ना खुद से जुदा किया था, ना उसके रोने से रोका था। मैं चाहता था वह अपने दिल का सारा दर्द आंसुओं के सहारे बहाकर निकाल दे। पहली बार वह मुझसे शिकवा कर रही थी, अपने दिल की हर बात कह रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।